हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं कुमार आनंद आप लोगों के इस अपने ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म बात पे पुनः आप लोगों का स्वागत करता हूं। इसके पहले वाली क्लास में बेटा जैसा हम लोगों ने देखा था 10 क्वेश्चन हम लोग के हुए थे। आज जो रेस 10 क्वेश्चन थे ना, उसको आज हम लोग अपने इस MCQ सेशन में उसको सॉल्व करेंगे और उसके ऊपर जितने भी संबंधित फैक्ट्स होंगे, तथ्य होंगे, एनालिसिस होंगे, उसको हम लोग आपके सामने लेकर के प्रस्तुत करेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11, ये जो क्वेश्चन है बेटा, ये मार्शल का गणनावाचक उपयोगिता विश्लेषण के ऊपर आधारित है। मार्शल का गणनावाचक उपयोगिता विश्लेषण ये हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से बड़ा संवेदनशील टॉपिक है, क्योंकि यहाँ से भर भर के प्रश्न आपकी परीक्षा में आते हैं। आप विगत वर्ष के प्रश्न पत्र को उठा के देखिएगा तो उसमें आप देखेंगे तो आपको मेरी इस बात को ये मेरी बात जो है वो वहाँ पे आप तस्दीक करेंगे आप। ठीक है, चलिए खुद ही तस्दीक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, पूर्ण संतुष्टि के स्तर पर कुल उपयोगिता होती है। मार्शल साहब कहते हैं कि जब उपभोक्ता किसी वस्तु को क्रय करते करते उस वस्तु को की जितनी आवश्यकता होती है, पूरी आवश्यकता जब संतुष्ट हो जाती है, अर्थात पूर्ण संतुष्टि के स्तर पर होता है, तो उस समय कुल उपयोगिता होती है। कुल उपयोगिता के बारे में पूछ रहा है कि व्हाट विल बी द टोटल यूटिलिटी एट द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। ठीक है, कुल उपयोगिता क्या होगी पूर्ण संतुष्टि के स्तर पर। तो बेटा जैसा हम लोग जानते हैं पूर्ण संतुष्टि के स्तर पर टोटल यूटिलिटी क्या होगी, वो मैक्सिमम होती है। क्या होती है? मैक्सिमम होती है या अधिकतम होती है। ये आप सभी लोग जानते हैं। जब भी हम कोई वस्तु खरीदते हैं, जैसे जैसे उस वस्तु का उपभोग करते जाते हैं, उस वस्तु से संबंधित आवश्यकता की क्रमिक रूप से पूर्ति होती जाती है, जैसे जैसे वस्तु का उपभोग करते जाते हैं तो, और एक लेवल ऐसा आता है कि वो आवश्यकता हमारी पूरी तरह से संतुष्ट हो जाती है। ठीक है, टोटली जब हमारी वो आवश्यकता सेटिस्फाई हो जाती है, उस लेवल पे क्या होता है, टोटल यूटिलिटी उस वस्तु से प्राप्त कुल उपयोगिता अधिकतम होती है, मैक्सिमम होती है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है, थोड़ा सा प्रश्न को घुमा दिया गया है, और घुमाने की वजह से आप, इसीलिए मैंने इस प्रश्न को रखा था कि प्रश्न एकदम कभी कभी हो सकता है कि सीधे सीधे ना पूछे, डायरेक्ट ना पूछे, थोड़ा सा इधर थोड़ा सा उधर भटका करके आपसे पूछे कि आपने पढ़ा कितना है, समझा कितना है, जाना कितना है, इसके ऊपर। ठीक है, आपकी ज्ञान की परीक्षा के लिए। ठीक, तो चलिए इसमें क्या है, पूर्ण संतुष्टि के स्तर पर कुल उपयोगिता होती है धनात्मक, ऋणात्मक, अनंत, शून्य। क्या होती है, आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाइए। कुछ लोगों की शिकायत थी कि सर बोर्ड के सामने खड़े हो जाते हैं, क्वेश्चंस दिखते नहीं है। आज वो शिकायत आपकी हम दूर किए दे रहे हैं। बोर्ड आपके सामने है, आप देखिए, इसमें प्रश्नों को पढ़िए और उत्तर अपना चूज करके सही ऑप्ट करिए। उसको धनात्मक होती है। ठीक है, क्या होती है बेटा, धनात्मक होती है, पॉजिटिव होती है। जो यहाँ पे आपसे प्रश्न पूछ रहा है ना, मैक्सिमम होगी, मैक्सिमम तभी होगी जब वो धनात्मक हो। ऋणात्मक में तो मैक्सिमम होगी नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे ऋणात्मक नहीं होगी, अनंत नहीं होगी, शून्य नहीं होगी, क्या होगी, क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन जो सही होगा आपके प्रश्न के अनुसार वो क्या हो गया, ऑप्शन हो गया ए सही, धनात्मक होगी। मैक्सिमम होगी, जाहिर सी बात है, जब मैक्सिमम होगी तो उस समय वो पॉजिटिव रहेगी, टोटल यूटिलिटी। क्लियर है। चलिए प्रश्न नंबर 2, दूसरे प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं आज के सेशन के। प्रश्न नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, उपभोक्ता द्वारा किसी वस्तु के एक अतिरिक्त इकाई के उपभोग से, उपभोक्ता द्वारा किसी वस्तु के एक अतिरिक्त इकाई के उपभोग से कुल उपयोगिता में जो वृद्धि होती है। क्वेश्चन जब भी हम पढ़ेंगे ना बच्चा, जब एग्जामिनेशन हॉल में होंगे तो क्वेश्चन हम बड़े गौर से पढ़ेंगे, सारा अपना फोकस, सारा अपना अटेंशन जो है उस क्वेश्चन को समझने में कि क्वेश्चन बेसिकली हमसे पूछ क्या रहा है। ठीक है, तभी जब हम क्वेश्चन को समझ लेंगे तभी इस ऑप्शंस में से सही ऑप्शंस को प्रॉपरली चूज करने की स्थिति में हम अपने आप को पाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए मैं आपसे बार बार कहता हूं कि क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ करके इसमें क्या पूछा जा रहा है ये आप निकालेंगे इसका अर्थ। ठीक है, तो पढ़ेंगे इसको। उपभोक्ता द्वारा किसी वस्तु के एक अतिरिक्त इकाई के उपभोग से कुल उपयोगिता में जो वृद्धि होती है उसे क्या कहते हैं। चलिए, उसे क्या कहते हैं, कुल उपयोगिता में परिवर्तन, सीमांत उपयोगिता। ए और बी दोनों ऑप्शन सही है, या ना तो ए ऑप्शन सही है और ना ही बी ऑप्शन सही है। अगर इसमें हम आपसे पूछें तो अगर इस तरह का प्रश्न आ जाए तो क्या करेंगे, हड़बड़ी में गड़बड़ी मत करिएगा, प्रश्न को अच्छे से गंभीरता से फुली अटेंटिव होकर के पढ़िएगा। क्वेश्चन का अर्थ या अभिप्राय क्या पूछा जा रहा है निकालिएगा, फिर उसके बाद ऑप्शंस देखिएगा, तो इससे आपका समय भी बचेगा और प्रश्न सही होने की गुंजाइश भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, तो देखिए कुल उपयोगिता में परिवर्तन होता है। क्लियर है, कुल उपयोगिता में परिवर्तन होता है। ठीक, सीमांत उपयोगिता
भी कहते हैं जब किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के उपभोग से कुल उपयोगिता में जो परिवर्तन होता है उसे ही सीमांत उपयोगिता भी कहते हैं। किसी वस्तु की 10 इकाई है, 1 2 3 4 5 अप टू 10, ठीक है, और ये 9 हो गया, ठीक। तो 9 इकाई के उपभोग से मान लीजिए कि 90 यूटिलिटी मिली है या उपयोगिता मिली है, और 10वीं इकाई का उपभोग कर रहे हैं, अर्थात एक अतिरिक्त इकाई और बढ़ा दे रहे हैं, तो मान लीजिए कि हो जा रहा है बढ़कर के 95। तो अंतिम इकाई 9वीं के बाद 10वीं यहाँ पे अंतिम इकाई है। 10वीं से कितनी उपयोगिता प्राप्त हुई? 5 उपयोगिता प्राप्त हुई, 5 यूटिल्स उपयोगिता प्राप्त हुई। तो हम कहेंगे कि 10वीं इकाई की उपयोगिता अर्थात सीमांत उपयोगिता, इस क्रम में सीमांत उपयोगिता क्या हो गई? 5 यूटिल्स हो गई। क्लियर है? तो कुल उपयोगिता में परिवर्तन उपभोक्ता द्वारा किसी वस्तु के एक अतिरिक्त इकाई के उपभोग से कुल उपयोगिता में जो वृद्धि होती है उसे क्या कहते हैं? कुल उपयोगिता में परिवर्तन भी कहेंगे, और इसी को सीमांत उपयोगिता भी कहेंगे। अर्थात ए और बी दोनों ऑप्शन सही है, और इस आधार पे आप जो निष्कर्ष निकाल रहे हैं वो क्या हमारे सामने आ रहा है कि ऑप्शन सी इसमें सही हो गया। ए एंड बी बोथ आर करेक्ट एज फार एज दिस क्वेश्चन इज सीकिंग अप फ्रॉम अस। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर आते हैं 3 पे। नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर, आज का जो है वो थर्ड वन, वो क्या है बेटा? वो है 13वां प्रश्न। चूंकि 10 प्रश्न हम लोगों ने ऑलरेडी इसमें अटेम्प्ट कर लिया था, तो आज जो है आज के दृष्टि से आज तीसरा प्रश्न और कुल का 13वां प्रश्न है। यदि उपभोक्ता द्वारा किसी वस्तु की n इकाइयों के उपभोग से प्राप्त कुल उपयोगिता, एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, जितना भी कंज्यूमर बिहेवियर का एनालिसिस हम लोग पढ़ते हैं, चाहे वो हिग्स का हो, चाहे वो मार्शल का हो, चाहे वो सैमुअल्सन का हो, चाहे वो स्लस्की का हो, सब बेस्ड किस पे है बेटा? सब बेस्ड प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उपयोगिता पे हैं। और इसीलिए हमने सोचा कि चूंकि उपयोगिता और ये जो डिमांड वाला शिक्षण है ना, इतना जान लीजिए कि आप टीजीटी वाले जो भी लोग अटेम्प्ट करेंगे उसमें 3 4 5 प्रश्न आउट ऑफ 63 क्वेश्चंस देयर विल बी एटलीस्ट 3 4 5 क्वेश्चंस फ्रॉम डिमांड यूनिट। ठीक है, और पीजीटी की बात करें तो बेटा 5 6 7 8 इस तरह से प्रश्न आते हैं। तो ये बहुत मेजर सेक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है आपके एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है, तो एग्जाम की दृष्टि से डिमांड सेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो डिमांड सेक्शन जो है वो डिपेंड है, बेस्ड है, जितने भी एनालिसिस किए गए हैं मांग के संबंध में, जितने अर्थशास्त्रियों द्वारा, वो सभी बेस्ड हैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उपयोगिता पे या यूटिलिटी पे। तो यूटिलिटी जो है उसको अच्छे से अगर बार हम लोग समझ लेंगे तो हमारी बहुत सी जो आशंकाएं हैं, चाहे जो बहुत से प्रश्न हमारे दिमाग में उमड़ते घुमड़ते रहते हैं, वो उनका समाधान हमको प्रॉपरली मिल जाएगा, बेहतर तरीके से मिल जाएगा। ठीक है, एक सेशन में उसको भी हम लोग करेंगे, यूटिलिटी एनालिसिस को। ठीक है, पढ़िए। यदि उपभोक्ता द्वारा किसी वस्तु की n इकाइयों के उपभोग से प्राप्त कुल उपयोगिता Tn है, ठीक है, n इकाइयों के 1 2 3 4 5 6 7 अप टू n इकाइयों का जो कुल उपयोग कर रहा है, उससे जो प्राप्त कुल उपयोगिता कह रहा है वो क्या है? वो है बेटा Tn। वो क्या है? वो Tn है। ठीक है, और n-1 इकाइयों के उपभोग से प्राप्त कुल उपयोगिता क्या है? Tn-1 है। ये यहाँ पे आ गया है Tn-1 है। ठीक है, तो वस्तु की सीमांत उपयोगिता क्या होगी? जाहिर सी बात है कि वस्तु की सीमांत उपयोगिता जब हम कहते हैं तो सीमांत मतलब सीमा का अंत, n इकाई की सीमांत उपयोगिता जब हमको निकालनी होगी तो टोटल यूटिलिटी ऑफ n अर्थात n इकाइयों के उपभोग से उपभोक्ता को जो कुल उपयोगिता प्राप्त हुई है, सीधे सीधे कह रहा है वो Tn है, तो टोटल यूटिलिटी ऑफ n। ठीक है, और इसमें से हम घटा देंगे क्या? TUn-1 मतलब ठीक उसके पहले वाली इकाई से प्राप्त जितनी उपयोगिता, जैसे TUn n इकाइयों के उपभोग से उपभोक्ता को कुल उपयोगिता प्राप्त हो रही है, मान लीजिए 100 यूटिल्स, और TUn-1 अर्थात n से ठीक एक इकाई पहले उपभोग करने से उपभोक्ता को जो कुल उपयोगिता प्राप्त हो रही है वो मान लीजिए होती है 92। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? nवीं इकाई अर्थात सीमांत उपयोगिता, इस सेंस में nवीं इकाई की उपयोगिता अर्थात सीमांत उपयोगिता कितनी हो गई? वो हो गई हमारी 8। क्लियर है? तो इसको जब हम लोग देखेंगे तो MUn विल बी इक्वल टू TUn प्लस TUn-1, ये नहीं होगा, इससे हमको सीमांत उपयोगिता नहीं प्राप्त होगी। MUn विल बी इक्वल टू TUn-1 प्लस TUn, इससे भी हमको सीमांत उपयोगिता प्राप्त नहीं होगी। सीमांत उपयोगिता प्राप्त करने का जो सूत्र होगा वो क्या होगा? जैसा हम लोगों ने इसमें देखा, वो ऑप्शन डी सही होगा हमारा। MUn विल बी इक्वल टू अर्थात n इकाइयों से, nवीं इकाई से प्राप्त सीमांत उपयोगिता, अंतिम इकाई यहाँ पे क्या है? n इकाई है, इसकी सीमांत उपयोगिता क्या हो गई? कुल उपयोगिता। n इकाइयों के उपभोग से प्राप्त कुल उपयोगिता माइनस n से ठीक पहले वाली इकाई का उपभोग से प्राप्त जो कुल उपयोगिता थी, तो इस TUn माइनस TUn-1 कर देंगे तो हमको मिल जाएगा MUn अर्थात nवीं इकाई से प्राप्त सीमांत उपयोगिता। तो जो सूत्र है, जो फार्मूला है, कभी कभी प्रश्न बड़े सरल भी हमारे एग्जाम में आ जाते हैं,
और कभी कभी बड़ा डीप से उसको एग्जर्ट करता है, वहाँ से निकालते हैं विशेषज्ञ जो होते हैं कि ज़रा और बेहतर तरीके से देखा जाए कि बच्चे ने पढ़ा है तो कितना बेहतर तरीके से पढ़ा है। ठीक है, चलिए खैर, इस प्रश्न के संदर्भ में हम क्या देख रहे हैं? इस प्रश्न के संदर्भ में हम देख रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 13 ऑप्शन सही क्या है? डी, MUN विल बी इक्वल टू TUN माइनस TUN माइनस 1। ये सीमांत उपयोगिता प्राप्त करने का फार्मूला भी है, इसको कॉपी में नोट करके और रट लीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि इसको आप लोगों ने पहले ही पढ़ लिया होगा, अच्छे से रटा होगा। ठीक है, अगर बाय द वे किसी ने ऐसा नहीं किया है तो इसको एक बार इस फार्मूले को याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण फार्मूला है। किसके संदर्भ में? मार्शल के गणनावाचक उपयोगिता विश्लेषण के संदर्भ में, कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस के संदर्भ में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर बोर्ड और राइट नाउ। पढ़ेंगे इसको बेहतर तरीके से, अच्छे से पढ़िएगा। निम्न में से किसे गॉसेन का प्रथम नियम कहा जाता है? हालांकि इस प्रश्न में समझने लायक कुछ भी नहीं है, सीधे सीधे एक लाइन में स्पष्ट रूप से आपसे पूछा गया कि गॉसेन का प्रथम नियम इनमें से किसको कहा जाता है? कुल उपयोगिता को गॉसेन का प्रथम नियम नहीं कहा जाता है, कुल उपयोगिता को गॉसेन का प्रथम नियम नहीं कहा जाता है, तो ये नहीं है। ठीक है, सीमांत उपयोगिता को भी गॉसेन का प्रथम नियम नहीं कहा जाता है। तीसरा इसमें जो है ह्रासमान सीमांत उपयोगिता नियम, यही गॉसेन का प्रथम नियम है। गॉसेन का प्रथम नियम क्या है? सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम, इसको गॉसेन का प्रथम नियम, गॉसेन का प्रथम नियम कहा जाता है, गॉसेन फर्स्ट लॉ। ठीक है, फर्स्ट लॉ क्लियर है। अब एक चीज़ ये तो हम लोग जानते हैं, देखिए गॉसेन साहब जो है वो इस उपयोगिता विश्लेषण के नींव के पत्थर के तौर पे हैं बेटा। इनका जो वर्क था ना, उस वर्क को आधार बना करके अब इनके बाद आने वाले अर्थशास्त्रियों ने मांग का विश्लेषण किया है या उपभोक्ता के व्यवहार का विश्लेषण किया है। इसलिए इस दृष्टि से गॉसेन साहब, हरमन हेनरिक गॉसेन, ये जर्मन के अर्थशास्त्री हुआ करते थे और इन्होंने उपभोक्ता के व्यवहार के संबंध में विश्लेषण नहीं किया, उपयोगिता का बेसिकली विश्लेषण किया है। और उपयोगिता के विश्लेषण के अंतर्गत इन्होंने जो विश्लेषण किया है उसमें इन्होंने 3 प्रकार के या 3 नियम प्रतिपादित किए हैं उपयोगिता के संबंध में। उसको कहते हैं गॉसेन का प्रथम नियम, गॉसेन का द्वितीय नियम और गॉसेन का तृतीय नियम। और गॉसेन का प्रथम, द्वितीय और तृतीय नियम ये कहा किसने है? जो ये ह्रासमान सीमांत उपयोगिता नियम का आधारशिला रखी थी। हालांकि उन्होंने उपयोगिता नाम नहीं यूज किया था, ठीक है, लेकिन जो उन्होंने विश्लेषण दिया था वो यही स्पष्ट करता है, उसका जो अभिप्राय निकल के आता है ह्रासमान सीमांत उपयोगिता नियम था। ठीक है, तो गॉसेन का प्रथम नियम, ये कहने वाले कौन थे कि ये जो विश्लेषण किया गया है गॉसेन के द्वारा, ये गॉसेन का प्रथम नियम है, ये जो विश्लेषण किया गया है गॉसेन का द्वितीय नियम है और ये गॉसेन का तृतीय नियम है, ये जेवन्स साहब कहते हैं। ठीक है, जेवन्स जो हम लोग पढ़ते हैं सीमांतवादी क्रांति, सीमांतवादी क्रांति या सीमांत उपयोगितावादी क्रांति, ठीक है, उसमें 3 अर्थशास्त्री हुआ करते थे। जेवन्स जो है उसमें से प्रसिद्ध अर्थशास्त्री थे, जो प्रमुख आधार थे 3 में से, 3 तिगड़ी में से एक मुख्य अर्थशास्त्री जेवन्स हुआ करते थे। इन्होंने 1879 एज फार एज आई रिकॉल इट, 1879 में इन्होंने अपनी पुस्तक लिखी थी द थियरी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी। ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि इस पुस्तक के रचयिता या लेखक कौन है? द थियरी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी। ठीक है, तो इसको जो है गॉसेन ने इसी पुस्तक में अपना विचार व्यक्त किया था। उस विचार को व्यक्त करने के संदर्भ में इन्होंने गॉसेन के इस योगदान को गॉसेन का प्रथम नियम, गॉसेन का द्वितीय नियम और गॉसेन के तृतीय नियम के रूप में उद्धृत किया था। उसके बाद से ये परिपाटी चल पड़ी। इसको जो है ह्रासमान सीमांत उपयोगिता नियम को गॉसेन का प्रथम नियम कहते हैं, गॉसेन का द्वितीय नियम भी है, गॉसेन का तृतीय नियम भी, जिससे प्रश्न आपकी परीक्षा में विगत वर्षों की परीक्षाओं में कई बार प्रश्न पूछा जा चुका। ठीक है, तो ये ह्रासमान सीमांत उपयोगिता नियम ये गॉसेन का फर्स्ट लॉ है। ठीक है, चलिए तो प्रश्न नंबर 14 का विकल्प क्या हो गया? सही विकल्प सही हो गया बेटा इसमें सी। प्रश्न नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 इज ऑन योर बोर्ड, पढ़ेंगे इसको। निम्न में से कौन सा या कौन से विश्लेषण ह्रासमान सीमांत उपयोगिता नियम पर आधारित है? ह्रासमान सीमांत उपयोगिता नियम ना, ये समझ लीजिए कि एक तरह से ये यूनिवर्सल नियम है। ये क्या है? ये यूनिवर्सल नियम है। यूनिवर्सल नियम का मतलब क्या हुआ कि ये लगभग बिना अपवाद के सर्वव्यापी हर जगह लागू होता है मानव के व्यवहार के संदर्भ में अगर देखा जाए तो। ठीक है, तो निम्न में से कौन सा या कौन से विश्लेषण ह्रासमान सीमांत उपयोगिता नियम पर आधारित है? जब हम लोग सम सीमांत उपयोगिता नियम पढ़ते हैं, सम सीमांत उपयोगिता नियम मतलब मार्शल ने उपभोक्ता के संतुलन का विश्लेषण जिस आधार पर किया है और उसका जो नाम दिया है उसको कहा गया है सम सीमांत उपयोगिता नियम। ठीक है, तो ये सम सीमांत उपयोगिता नियम भी आधारित है किस पे?
ह्रासमान सीमांत उपयोगिता नियम पर। ठीक है, दूसरा नियम है मांग का नियम। मांग का नियम प्रत्यक्ष रूप से मांग के नियम को हम ह्रासमान सीमांत उपयोगिता नियम से भी प्राप्त कर सकते हैं और सम सीमांत उपयोगिता नियम से भी प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन सम सीमांत उपयोगिता नियम ऑलरेडी जो है ह्रासमान सीमांत उपयोगिता नियम के ऊपर निर्भर है। इसलिए हम कहते हैं कि जो मांग का नियम है वो ह्रासमान सीमांत उपयोगिता नियम से प्रत्यक्षता निष्कर्षित होता है, डायरेक्टली उसको जो है हम प्राप्त करते हैं, और ये इससे अप्रत्यक्ष रूप से, क्योंकि ये ऑलरेडी किस पर निर्भर है, ह्रासमान सीमांत उपयोगिता नियम पर। ठीक है, तो मांग का नियम इससे भी हम प्राप्त कर सकते हैं, सम सीमांत उपयोगिता नियम से भी और ह्रासमान सीमांत उपयोगिता नियम से भी, लेकिन ह्रासमान सीमांत उपयोगिता नियम से प्रत्यक्ष रूप से मांग का नियम प्राप्त किया जाता है, तो ये भी सही है। ठीक है, और उपभोक्ता के बचत का सिद्धांत, उपभोक्ता जब मांग का नियम कहते हैं, मांग का नियम क्या होता है बेटा, मांग का नियम होता है कि जब किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है तो मांगी जाने वाली वस्तु की मात्रा पहले की तुलना में घट जाती है, और जब कीमत में कमी होती है तो मांगी जाने वाली वस्तु की मांगी जाने वाली मात्रा वो मात्रा में पहले की तुलना में बढ़ जाती है। यही तो मांग का नियम कहता है। ठीक है, डिमांड ऑफ एक्स प्रोपोर्शनेट 1/प्राइस ऑफ एक्स, मतलब दोनों में क्या है, उल्टा संबंध है, एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। ठीक है, और एक घटेगा तो दूसरा बढ़ेगा। क्लियर है, यही मांग का नियम कहता है। तो मांग का नियम जैसे जैसे ह्रासमान सीमांत उपयोगिता नियम क्या कहता है कि जैसे जैसे किसी व्यक्ति के भंडार में संबंधित वस्तु की इकाइयों की संख्या या मात्रा बढ़ती जाती है, वैसे वैसे प्रत्येक अतिरिक्त इकाई की प्राप्ति के साथ उस वस्तु से प्राप्त सीमांत उपयोगिता उसमें निरंतर कमी होती जाती है। ह्रासमान मतलब घटती जाती है, क्या, उपयोगिता। ह्रासमान सीमांत मतलब सीमांत उपयोगिता, जैसे जैसे वस्तु की उपभोग की मात्रा को उपभोक्ता बढ़ाता है, 1 इकाई से 2 इकाई, 2 से 3 इकाई, 3 से 4 इकाई, 4 से 5 इकाई करता है, तो क्या होता है, प्रत्येक अतिरिक्त इकाई से जो उपयोगिता प्राप्त होती है वो पहले की तुलना में सीमांत उपयोगिता प्राप्त होती है वो पहले की तुलना में पहले वाली इकाई की तुलना में प्राप्त सीमांत उपयोगिता की अपेक्षा कम होती है। ठीक है, ये हम लोग सभी जानते हैं, इसीलिए इसको हम ह्रासमान सीमांत उपयोगिता, ये जो नियम है वो ह्रासमान सीमांत उपयोगिता नियम कहलाता है। क्लियर है, तो जब कीमत घटती है, मांग का नियम क्या कहता है, किसी वस्तु की कीमत घटती है तो वस्तु की मांगी जाने वाली मात्रा बढ़ जाती है। तो जब हम कहते हैं, हम ये जानते हैं कि किसी वस्तु की मार्जिनल यूटिलिटी वो गिरती हुई होती है, अर्थात जैसे जैसे अतिरिक्त इकाइयों का उपभोग करते हैं वस्तु से प्रत्येक अतिरिक्त इकाई से प्राप्त उपयोगिता पहले की वाली इकाई से प्राप्त सीमांत उपयोगिता की अपेक्षा क्रमशः कम होती जाती है। तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स, एक्स वस्तु की कोई वस्तु एक्स हो अगर, और उसका मार्जिनल यूटिलिटी अगर हम देखेंगे जैसे जैसे मात्रा बढ़ी, इसमें हम क्या दिखाते हैं, क्वांटिटी दिखाते हैं बेटा। ठीक है, और इसमें हम दिखा रहे हैं वस्तु से प्राप्त सीमांत उपयोगिता। पहली इकाई हमने उपभोग किया तो इतनी सीमांत उपयोगिता प्राप्त हुई, दूसरी इकाई उपभोग किया तो उससे कम, पहले की तुलना में कम सीमांत उपयोगिता प्राप्त हुई, तीसरी इकाई से दूसरी की तुलना में कम सीमांत उपयोगिता प्राप्त हुई। मतलब जैसे जैसे वस्तु की अतिरिक्त इकाइयों का उपभोग करता जाता है उपभोक्ता 1, 2, 3, 4 वैसे वैसे प्रत्येक अगली इकाई से प्राप्त सीमांत उपयोगिता वो पहले वाली इकाई से प्राप्त सीमांत उपयोगिता की तुलना में वो क्रमशः कम होती जाती है। यही ह्रासमान सीमांत उपयोगिता नियम है। तो इसका वक्र कैसा होगा, इसका ह्रासमान सीमांत उपयोगिता नियम का वक्र के आधार पर जो वक्र प्राप्त होता है हमको मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स, वो क्या होगा, बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरता हुआ होता है। और मांग का नियम क्या कहता है कि यदि वस्तु की कीमत गिरती है तो वस्तु की मांगी जाने वाली मात्रा बढ़ती है, वस्तु की कीमत गिरती है तो वस्तु की मांगी जाने वाली मात्रा बढ़ती है। ठीक है, और उपभोक्ता के संतुलन के लिए मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स विल मस्ट बी इक्वल टू, ये जरूर और जरूर बराबर होना चाहिए किसके, उस वस्तु की कीमत के, तभी उपभोक्ता संतुलन में होगा, अर्थात उपभोक्ता को अधिकतम उपयोगिता प्राप्त होती है। क्लियर है, तो जब हम इस आधार पर देखते हैं कि वस्तु की कीमत घटती है, मांग का नियम कहता है वस्तु की कीमत घटती है तो उसकी मांगी जाने वाली मात्रा बढ़ जाती है। तो अगर मान लीजिए कि उपभोक्ता जो है इस बिंदु पे है, ठीक है, और कीमत घट गई, मान लीजिए कि ये P है, ये P1 है, तो जाहिर सी बात है कि अब उपभोक्ता वस्तु की उपभोग की मात्रा को बढ़ाएगा तो अगली इकाई से प्राप्त सीमांत उपयोगिता वो पहले की तुलना में घटेगी, दूसरी इकाई की सीमांत उपयोगिता इतनी है, तीसरी इकाई की इतनी है, और ये तीसरी इकाई के मान लीजिए कि ये जो है तो कीमत इसके बराबर है, तो कीमत के बराबर सीमांत उपयोगिता, वस्तु की सीमांत उपयोगिता करने के लिए क्या करेगा, वस्तु की अतिरिक्त इकाई का उपभोग करेगा। मतलब क्या है कि ये मार्जिनल यूटिलिटी कर्व ही जो है वो डिमांड कर्व के रूप में हमें प्राप्त हो जाती है। ठीक है, तो मार्जिनल यूटिलिटी ह्रासमान सीमांत उपयोगिता नियम के आधार पर मांग का नियम भी निष्कर्षित होता है। और उपभोक्ता के बचत के सिद्धांत की अगर हम बात करें ना बच्चों, तो उपभोक्ता के बचत के सिद्धांत के संदर्भ में अगर हम देखते हैं तो ये देखते हैं कि डायरेक्ट ही इसको खत्म कर दिया जाए, कंफर्म। ठीक है, चलिए
उपभोक्ता की मांग के नियम के संदर्भ में उपभोक्ता के बचत का सिद्धांत की बात करते हैं तो क्या देखते हैं कि जब उपभोक्ता बचत कब प्राप्त होता है, कभी कभी हमारे साथ भी या सबके साथ ऐसा होता है कि हम सोच के जाते हैं कि ये वस्तु हमको खरीदना है, उसकी आवश्यकता है तो वो वस्तु खरीदनी है, और जब हम बाजार में जाते हैं, हम जब घर से चलते हैं ना तो सोचते हैं कि 10 रुपये की ये वस्तु मिलेगी, जब बाजार में जाते हैं तो हमको पता चला कि ये तो 8 ही रुपए की है, तो 2 रुपये जो है हमारी सोच के हिसाब से हम 10 रुपये खर्च करने के लिए तैयार थे, लेकिन वस्तु कितने में मिल गई, 8 रुपये में मिल गई। ठीक है, तो उपभोक्ता की जो बचत है, उपभोक्ता की बचत के संदर्भ में अगर हम देखेंगे ना तो हम देखते हैं कि पहली इकाई अगर उपभोक्ता ने खरीदा तो इतनी सीमांत उपयोगिता प्राप्त हुई, दूसरी इकाई खरीदा तो इतनी सीमांत उपयोगिता प्राप्त हुई, तीसरी इकाई खरीदा तो इतनी सीमांत उपयोगिता, चौथी इकाई खरीदा तो इतनी सीमांत उपयोगिता प्राप्त हुई। ठीक है, और वस्तु की कीमत क्या है, मान लीजिए कि वस्तु की कीमत जो है वो P है, तो पहली इकाई के लिए जितना मुद्रा वो देता है उसकी तुलना में उस वस्तु की से प्राप्त उपयोगिता अपेक्षाकृत ज़्यादा होती है, तो उसको अच्छा लगता है कि यार इसको और खरीदो, क्योंकि संतुलन में कब होगा, जब मार्जिनल यूटिलिटी वस्तु की जो होगी वो वस्तु की कीमत के बराबर होगी। इसी कंडीशन में ये आवश्यक और अनिवार्य शर्त है बेटा किसकी, उपभोक्ता के संतुलन की। क्लियर है, तो मान लीजिए कि पहली इकाई खरीदा है तो इतनी सीमांत उपयोगिता, ये सीमांत उपयोगिता प्राप्त हुई, दूसरी इकाई खरीदा तो ये सीमांत उपयोगिता प्राप्त हुई, कुल मिलाकर के P पे तक पहुँचते पहुँचते उसकी वस्तु की सीमांत उपयोगिता वस्तु की कीमत एक दूसरे के बराबर होता है, अर्थात P यहाँ पे जब OQ मात्रा खरीदता है तो OP कीमत के आधार पर वो संतुलन की स्थिति में स्वयं को पाता है, क्योंकि यही वो बिंदु है जो इस शर्त को सेटिस्फाई करती है। ठीक है, तो ये जो एरिया है ना, ये एरिया जो है ये क्या है, यही उपभोक्ता की बचत है। और उपभोक्ता की बचत आप क्या देख रहे हैं, उपभोक्ता की बचत भी प्रत्यक्ष रूप से कहिए या अप्रत्यक्ष रूप से कहिए ह्रासमान सीमांत उपयोगिता नियम के ऊपर ही आधारित है। ठीक है, तो उपभोक्ता की बचत, मांग का नियम और सम सीमांत उपयोगिता नियम, ये तीनों के तीनों जो विश्लेषण है या नियम कहिए या सिद्धांत कहिए, ये किसके ऊपर निर्भर है, ये प्रत्यक्ष रूप से निर्भर होते हैं किसके ऊपर, ह्रासमान सीमांत उपयोगिता नियम के ऊपर। क्लियर है, तो प्रश्न नंबर 15 का जो राइट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, वो हो गया उपयुक्त सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 16, उपभोक्ता के पूर्ण संतुष्टि के बिंदु पर, पूर्ण संतुष्टि मतलब जिस बिंदु पर उपभोक्ता का कुल उपयोगिता अधिकतम हो, उस वस्तु से प्राप्त कुल उपयोगिता अधिकतम हो, अधिकतम संतुष्टि या अधिकतम उपयोगिता वाले बिंदु को ही हम पूर्ण संतुष्टि का बिंदु कहते हैं, और वही बिंदु होता है जो उपभोक्ता के संतुलन को भी दिखाता है। ठीक है, किसी भी स्थिति में हम अधिकतम प्राप्त करने की चेष्टा करते हैं और यही उपभोक्ता की विवेकशीलता का परिचायक भी होता है। क्लियर है, चलिए प्रश्न नंबर 16, उपभोक्ता के पूर्ण संतुष्टि के बिंदु पर वस्तु की सीमांत उपयोगिता का मूल्य होगा, पूर्ण संतुष्टि के स्तर पर वस्तु की सीमांत उपयोगिता का मूल्य होगा, क्या होगा, आइए देखते हैं। धनात्मक होगा, हो सकता है शून्य होगा, उपभोक्ता के पूर्ण संतुष्टि के बिंदु पर नहीं, ये नहीं होगा, सॉरी, उपभोक्ता के पूर्ण संतुष्टि के बिंदु पर क्या होगा, वस्तु की सीमांत उपयोगिता का मूल्य शून्य होगा। पूर्ण संतुष्टि मतलब अब जितना मतलब निकालना था उस वस्तु से हमने निकाल लिया, प्राप्त कर लिया, अब वो वस्तु हमारे मतलब की नहीं है। इंसान ना बड़ा स्वार्थी जीव है बेटा, जब जरूरत होगी तभी उसकी, जब आवश्यकता होगी तभी उसके बारे में हम खोजबीन करते हैं, उसको प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। जब वो ज़रूरत पूरी हो गई, नमस्कार, किनारे रहो, हमको तमाम काम करना है, क्योंकि मनुष्य की इच्छाएं क्या है, अनंत हैं। किसी और इच्छा की तरफ वो अग्रसर, एक इच्छा पूरा किया और पूरा होते ही दूसरी इच्छा उसके सामने आगे आ धमकती है, कहती है कि भैया हमारा का क्या होगा, तो आप कहते हैं चलो भाई तुम्हें भी पूरा कर लेते हैं। क्लियर है, चलिए उपभोक्ता के पूर्ण संतुष्टि के बिंदु पर, टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होगी, टोटल यूटिलिटी ऑफ एक्स विल बी मैक्सिमम एट द पॉइंट ऑफ परफेक्ट सेटिस्फैक्शन कहिए। ठीक है, और जब टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होती है ना, उस बिंदु पे मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स क्या होगी, वो 0 होगी। ठीक है, करते उपभोक्ता की वस्तु से प्राप्त सीमांत उपयोगिता घटते जब 0 हो जाती है तो इसी बिंदु पर उपभोक्ता क्या है, पूर्ण रूप से संतुष्ट होता है। पूर्ण रूप से संतुष्ट कब होता है, जब वस्तु से प्राप्त सीमांत उपयोगिता 0 हो जाए, और जब वस्तु से प्राप्त सीमांत उपयोगिता 0 होती है तो उसी बिंदु पर टोटल यूटिलिटी ऑफ एक्स या उस वस्तु से प्राप्त कुल उपयोगिता वो मैक्सिमम होती है, और ये उपभोक्ता के संतुलन का निर्धारक होता है। ये कई बार आपने पढ़ा होगा, पुनः एक बार आपने रिवीजन कर लिया। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 16 ऑप्शन बी सही हुआ इसका। आइए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, मुद्रा की सीमांत, ध्यान से पढ़िएगा। देखिए कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं ना कि जो आपका कंसंट्रेशन सीख करते हैं, आपके कंसंट्रेशन को जो है उस पर कंसंट्रेट करने की बात करते हैं।
अपेक्षा रखते हैं। ऐसा नहीं कि बहुत तेज़ी से पढ़ा और चले ऑप्शन मारा कोई और आगे बढ़ गए, ठीक है। मुद्रा की सीमांत उपयोगिता के संबंध में जब भी हम क्वेश्चन करेंगे तो पूरा अटेंशन हमको क्वेश्चन को समझने के ऊपर देना है। ये सही प्रश्न को सही करने की पहली आवश्यक और अनिवार्य आवश्यक शर्त होती है, ठीक है। मुद्रा की सीमांत उपयोगिता के संबंध में क्या सही है? ऑप्शन पढ़िए बेटा। मुद्रा की सीमांत उपयोगिता सदैव धनात्मक होती है। मुद्रा की सीमांत उपयोगिता कभी शून्य नहीं हो सकती। तो मुद्रा की सीमांत उपयोगिता क्या होती है? सदैव धनात्मक होती है। मुद्रा की सीमांत उपयोगिता कभी शून्य नहीं हो सकती। मुद्रा की सीमांत उपयोगिता कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती, ठीक है। उपयुक्त सभी। ये प्रश्न हमको लग रहा है कुछ गड़बड़ हुआ है इसमें। मुद्रा की सीमांत उपयोगिता जो होती है वो धनात्मक भी होती है, शून्य भी होती है और ऋणात्मक भी होती है, ठीक है। मुद्रा की सीमांत उपयोगिता ये सदैव हटा दीजिए, धनात्मक होती है, ठीक है। कभी शून्य हो सकती है, ये नहीं हटा दीजिए, ठीक है। मुद्रा की सीमांत उपयोगिता कभी ऋणात्मक, ये नहीं हटा दीजिए, हो सकती है। इस आधार पर ये प्रश्न थोड़ा सा गलत आ गया है, ठीक है। इसको हम सुधार कर दिए हमने आपके सामने। देखिए मुद्रा की सीमांत उपयोगिता क्या होती है? मार्जिनल, सॉरी मुद्रा देख रहा है। देखिए हम भी जो है आप लोगों को समझा रहे हैं कि क्वेश्चन सही से पढ़िएगा, यही होता है बेटा। देखिए मुद्रा की सीमांत उपयोगिता वस्तु की सीमांत उपयोगिता नहीं पूछ रहा है, और हमारे दिमाग में परसेप्शन क्या है? हम वस्तु की सीमांत उपयोगिता की बात कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे गड़बड़ हो रहा था। देखिए मुद्रा की सीमांत उपयोगिता सदैव धनात्मक होती है, सही है, एकदम सही है। मुद्रा की सीमांत उपयोगिता सदैव धनात्मक होती है। मुद्रा की सीमांत उपयोगिता कभी शून्य नहीं हो सकती, ये भी सही है। मुद्रा की सीमांत उपयोगिता कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती, ये भी सही है। जब मुद्रा की सीमांत उपयोगिता शून्य नहीं हो सकती तो ऋणात्मक होने की तो बात बहुत दूर की है, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं इस प्रश्न के हिसाब से? देखिए मुद्रा क्या होता है? मुद्रा बेटा विनिमय का माध्यम है। मनी इज मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। तो मुद्रा विनिमय का माध्यम है। मुद्रा से ही हम किसी भी वस्तु को, किसी भी सेवा को खरीदते हैं या प्राप्त करते हैं, क्रय करते हैं, ठीक है। और हमारी मुद्रा की आवश्यकता क्यों है? वस्तु को प्राप्त करने के लिए। और वस्तु के संबंध में व्यक्ति की जो प्रवृत्ति होती है क्या होती है? व्यक्ति की इच्छाएं इतनी अनंत हैं, इतनी अनंत हैं कि वो इच्छाएं कभी पूरी ही नहीं हो सकती हैं। तो जाहिर सी बात है कि उसके सामने कोई ना कोई इच्छा होगी जिसको पूरा करना होगा। जब उसके सामने कोई ना कोई इच्छा होगी जिसको पूरा करना होगा, तो उस इच्छा को पूरा करने के लिए संबंधित वस्तु को खरीदने के लिए मुद्रा की जरूरत होगी। तो मुद्रा की सीमांत उपयोगिता कभी भी शून्य नहीं हो सकती, हमेशा मुद्रा व्यक्ति की नज़र में उपयोगी होगा। क्लियर है? और धनात्मक तो होगी ही। शून्य जब नहीं हो सकती जाहिर सी बात धनात्मक होगी, और जब शून्य नहीं हो सकती तो ऋणात्मक भी नहीं होगी। मतलब इस प्रश्न के हिसाब से जो सही उत्तर है वो क्या है? राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन इज विल बी डी, उपयुक्त सभी। चलिए प्रश्न नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 आज के हिसाब से अगर देखें तो प्रश्न नंबर 8 है, ह्रासमान सीमांत उपयोगिता नियम के क्रियाशील होने के पीछे क्या कारण है? व्हाट इज द रीजन ना बिहाइंड, क्या रीजन है या क्या कारण है कि सीमांत उपयोगिता जो है वो क्रियाशील होती है, ठीक है। ये सीमांत उपयोगिता नियम के क्रियाशीलन के या एक्टिव होने के पीछे क्या, व्हाट द रियल रीजन बिहाइंड, ठीक है, वो क्या है कि मनुष्य की किसी, ऑप्शन क्या देख रहा है, क्या कारण है ये पूछ रहा है। ऑप्शन क्या दे रहा है बेटा? मनुष्य की किसी विशिष्ट आवश्यकता की पूर्ण संतुष्टि संभव है। ह्रासमान सीमांत उपयोगिता नियम क्यों क्रियाशील होता है, क्यों एक्टिव होता है? इसलिए होता है कि ठीक है मनुष्य की इच्छाएं अनंत हैं, 1 2 3 4 5 6 8 10,000 10,000 12,000 15,000 20,000 लाख 2 लाख इच्छाएं हैं, और उन 2 लाख इच्छाओं से संबंधित 2 लाख प्रकार की वस्तुओं सेवाओं को क्रय करना है हमको, ठीक है। लेकिन किसी एक पर्टिकुलर वस्तु से संबंधित जो आवश्यकता है, कोई किसी विशिष्ट आवश्यकता को पूरी तरह से संतुष्ट किया जा सकता है, ये व्यवहार में हम लोग जानते हैं। क्लियर है? तो जब किसी विशिष्ट आवश्यकता को पूरी तरह से संतुष्ट किया जा सकता है, मतलब उस विशिष्ट आवश्यकता से संबंधित वस्तु से जो प्राप्त सीमांत उपयोगिता होगी वो घटती जाएगी। जैसे जैसे उसकी मात्रा बढ़ाते जाएंगे, आवश्यकता जैसे जैसे पूरी होती जा रही है, प्रत्येक अतिरिक्त इकाई से प्राप्त उपयोगिता वैसे वैसे घटती जाएगी, ठीक है। और एक बिंदु जब ऐसी आएगी जब हम पूर्ण रूप से संतुष्टि की स्थिति में होंगे, मतलब उस वस्तु से संबंधित हमारी आवश्यकता पूरी तरह से संतुष्ट हो चुकी होगी, तो जाहिर सी बात है कि उस बिंदु पर, पूर्ण संतुष्टि के बिंदु पर उस वस्तु से प्राप्त सीमांत उपयोगिता वो क्या होगी? वो 0 होगी। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x, अगर x वस्तु है तो विल बी 0 एट द लेवल ऑफ
कंप्लीट सेटिस्फैक्शन या परफेक्ट सेटिस्फैक्शन। ठीक है, तो मनुष्य की ह्रासमान सीमांत उपयोगिता नियम के क्रियाशील होने के पीछे क्या कारण है कि मनुष्य की किसी विशिष्ट आवश्यकता की पूर्ण संतुष्टि संभव है, ये व्यवहार से भी हम लोग जानते हैं। क्लियर है? कुछ चीज़ ऐसी होती है कि ललक तो बहुत होती है, चाह बहुत होती है, जब वो मिल जाती है, कुछ दिन कुछ ज़्यादा कुछ उपभोग कर लेते हैं, उसके बाद जब उसकी आवश्यकता पूरी आती है तो कहते हैं अरे यार छोड़ो यार ना, अब इससे जो है पिंड छूटे पीछा छूटे, किसी और चीज़ को देखा जाए, क्योंकि हमारी इच्छाएं क्या हैं, एक तो है नहीं, दो तो है नहीं, 10 तो है नहीं, तमाम इच्छाएं हैं, एक पूरी हुई किनारे, उसको छोड़ा किनारे हटा, अगली तरफ ने जो है अपना नज़र फोकस कर दिया। खैर, तो मनुष्य की किसी विशिष्ट आवश्यकता की पूर्ण संतुष्टि संभव है, इसीलिए वस्तु से प्राप्त सीमांत उपयोगिता क्रमशः घटती जाती है। ठीक है, वस्तुएं एक दूसरे की पूर्ण प्रतिस्थापन नहीं होती। प्रतिस्थापन मतलब एक वस्तु की जो उपयोगिता है लगभग वही उपयोगिता दूसरे वस्तु की है, तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों वस्तुएं आपस में क्या हैं, ये प्रतिस्थापन वस्तुएं हैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं। ठीक है, अब सब्स्टिट्यूट गुड्स मतलब कि 100 विशेषताएं, 100 जो गुण हैं इस वस्तु के, उसमें से 90 गुण इस वस्तु मिल रहा है, तो ये वस्तु जो है ये जो है इस वस्तु की प्रतिस्थापन है, ज़्यादा प्रतिस्थापन है, किसी में 80 मिल रहा है तो तुलनात्मक रूप से कम प्रतिस्थापन है इस वस्तु की, किसी में 95 मिल रहा है तो इस वस्तु की वो अपेक्षाकृत ज़्यादा प्रतिस्थापन होंगी। लेकिन 100 का 100 गुण किसी दो प्रतिस्थापन वस्तुओं में हूबहू सेम नहीं होगा। अगर हूबहू होगा, सभी गुण या सभी विशेषताएं दो प्रकार की वस्तुओं में सेम हो, तो वो दो प्रकार की वस्तुएं होंगी नहीं, वो एक ही वस्तु हो जाएगी। ठीक है, तो वस्तुएं एक दूसरे के पूर्ण प्रतिस्थापन नहीं होती हैं, और यही वजह है कि ये सीमांत उपयोगिता वो जैसे जैसे व्यक्ति उपभोग करता है अतिरिक्त इकाइयों का, वो क्रमशः घटती जाती है सीमांत उपयोगिता। मतलब क्या है कि ये भी सही है ऑप्शन बेटा, ये भी ऑप्शन सही है, मतलब ए और बी दोनों इस प्रश्न के हिसाब से ऑप्शन सही होगा। तो विकल्प 18 का क्या सही हो गया, क्वेश्चन नंबर 18 का जो सही विकल्प होगा वो क्या होगा, वो होगा सी। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। मैक्सिमम नंबर ऑफ पेजेस ये हो गया है, इसमें पेज नहीं है क्या, 20 प्रश्न था, किससे ये कर दिया, चलिए हाँ प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 क्या है, पढ़ेंगे बोर्ड पे। प्रश्न नंबर 19 क्या है, प्रश्न नंबर 19 है निम्न में से किसके कारण मांग वक्र की ढाल ऋणात्मक होती है। देखिए हमने आपसे कहा ना कि मांग वक्र जो है बेटा वो वस्तु की सीमांत उपयोगिता वक्र ही होता है। ठीक है, सीमांत उपयोगिता वक्र कैसा होता है, जैसे जैसे वस्तु की अतिरिक्त इकाइयां उपयोग करते हैं उससे प्राप्त सीमांत उपयोगिता क्रमशः घटती जाती है। तो सीमांत उपयोगिता वक्र बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरता हुआ होता है, और यही वस्तु का मांग वक्र भी बन जाता है। सेम वक्र जो है वो डिमांड कर्व के रूप में मार्शल के गणनावाचक उपयोगिता विश्लेषण में ये मार्जिनल यूटिलिटी कर्व जो है, या डिमिनिशिंग स्पेसिफिकली अगर इसको हम कहेंगे तो डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कर्व जो है वो क्या होगा, वो हमारा जो है डिमांड कर्व भी बन जाता है। ठीक है, पूछ क्या रहा है, निम्न में से किसके कारण मांग वक्र की ढाल ऋणात्मक होती है। ऋणात्मक का मतलब क्या होता है, ऋणात्मक का मतलब होता है कि जैसे जैसे अतिरिक्त इकाइयाँ प्राप्त हो रही हैं या उपभोक्ता उपभोग कर रहा है उससे प्राप्त उपयोगिता घटती जा रही है। ठीक है, इकाइयों की संख्या बढ़ती जा रही है, उपयोगिता घटती जा रही है, इस दृष्टिकोण से ऋणात्मक है। और ऋणात्मक क्यों होता है, ये पूछ रहा है कि ऋणात्मक क्यों होता है, वो सीमांत उपयोगिता के कारण होता है, औसत उपयोगिता के कारण होता है, कुल उपयोगिता के कारण होता है, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो सीमांत उपयोगिता के कारण होता है। इस प्रश्न के संदर्भ में उत्तर क्या सही हो गया, उत्तर सही हो गया सीमांत उपयोगिता के कारण। निम्न में से किसके कारण मांग वक्र की ढाल ऋणात्मक होती है, चूंकि अतिरिक्त इकाइयों के उपभोग से सीमांत उपयोगिता क्रमशः घटती जाती है। मतलब ये है कि इससे क्या आशय ये निकलता है, गणित के संदर्भ में अगर देखेंगे, गणित के सापेक्ष इसका अगर हम एलोबरेट करें तो हम कहेंगे कि इसका मतलब ये हुआ कि मांग वक्र की ढाल जो है वो ऋणात्मक है। ठीक है, और ये किसके कारण हो रही है, ये सीमांत उपयोगिता के कारण हो रही है। जैसे जैसे वस्तु की अतिरिक्त इकाइयाँ उपभोग करते हैं सीमांत उपयोगिता घटती जाती है, पहले इतनी हुई, फिर इतनी हुई, फिर इतनी हुई, फिर इतनी हुई, मतलब क्रमशः घटती जा रही है। ठीक है, और इसी कारण से मांग वक्र की ढाल क्या है, ऋणात्मक है।
धनात्मक क्या होता था, क्या होता है, मांग वक्र का स्वरूप कैसा होता है, ऐसे होता है, बाएं से दाएं ऊपर की ओर उठता हुआ होता है। लेकिन ये मांग वक्र का स्वरूप कैसा होता है, दिस इज द डिमांड कर्व, और ये बाएं से दाएं नीचे की तरफ गिरती हुई होती है, अर्थात इसकी ढाल ऋणात्मक है। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 19 का ऑप्शन क्या सही हो गया, ऑप्शन सही हो गया बेटा ए। ठीक है, इसमें ऑप्शन सही हो गया ए, सीमांत उपयोगिता के कारण। प्रश्न नंबर 20, प्रश्न नंबर 20 जो कि आज का लास्ट प्रश्न है इस सेशन का, वो क्या है, ध्यान से पढ़ेंगे। एक वस्तु के भंडार में, एक वस्तु के स्टॉक में वृद्धि होने से व्यक्ति को जो अतिरिक्त उपयोगिता प्राप्त होती है, एक वस्तु के स्टॉक में वृद्धि होने से व्यक्ति को जो अतिरिक्त उपयोगिता प्राप्त होती है वह भंडार में हुई प्रत्येक वृद्धि से कम होती जाती है। सीमांत उपयोगिता की यह परिभाषा, ये सीमांत उपयोगिता की परिभाषा है। ठीक है, और सीमांत, इस प्रश्न में आपसे अपेक्षा ये की जा रही है कि सीमांत उपयोगिता की ये जो परिभाषा है, ये जो लिखा गया है, ये सीमांत उपयोगिता की परिभाषा, और ये परिभाषा किस अर्थशास्त्री के द्वारा दी गई है। ठीक है, तो सीधे सीधे आंख बंद करके इसको मार्शल लगा दीजिएगा। जब आप मार्शल का गणनावाचक उपयोगिता विश्लेषण पढ़ेंगे ना, तो मार्शल ने सीमांत उपयोगिता की सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम का यही परिभाषा दिया है। ठीक है, और इस हिसाब से प्रश्न 20 का जो सही उत्तर हो गया वो क्या हो गया, मार्शल। चलिए आज के इस सेशन को यही करते हैं समाप्त। उम्मीद है कि कल और आज, मतलब इसके पहले वाली जो वीडियो थी सैटरडे वाली और आज को मिला करके, ये मार्शल के जो 20 प्रश्न, मार्शल के गणनावाचक उपयोगिता विश्लेषण के संबंध में जो 20 प्रश्न हम लोगों ने किया ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इन्हीं प्रश्नों में से घूम के फिर के इधर से या उधर से प्रश्न आपको हमारी परीक्षा में आता है। ठीक है, तो इसको फिर से एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार देख लीजिएगा। जो फैक्ट्स आपको लगे एलेबोरेशन में कि जो आपके लिए काम की है, परीक्षा में आ सकता है इस फैक्ट से संबंधित प्रश्न, तो उसको नोट कर लीजिएगा अपनी कॉपी में। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर अगली क्लास में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू वेरी मच।